यूनिट क्या है? बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। चैप्टर कौन सा है? वेरी फर्स्ट चैप्टर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। वेलफेयर, और चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। चैप्टर में कंटेंट वाइज क्या देखोगे आप? ह्यूमन मतलब हम लोग, हेल्थ मतलब अपनी जो हेल्थ होती है, और डिजीज, भाई हेल्थ का मतलब क्या है? देखो इस पूरे चैप्टर में इंट्रो में सबसे पहले आपको ये जानना है कि मेरी हेल्थ क्या होती है। जैसे आप किसी से मिलने गए, आपको इंफॉर्मेशन आई कि आपके उस फ्रेंड की हेल्थ सही नहीं है, आप वहां जाके उनसे मिल के आओ। तो आप जाओगे, उनसे पूछोगे क्या हो गया तुम्हारी हेल्थ को, अभी कुछ टाइम पहले ही तो मिले थे, क्यों तुम्हारी हेल्थ में गड़बड़ी हो गई है? तो वो बोलेंगे कि मैं बाहर गया था, मैं घूमने गया था, मैंने वहां का बाहर का खाना खा लिया, मैं घर आया तो मुझे पेट में दर्द लगने लगा। ठीक है ना, ये सारी चीजें बता रही हूँ। मुझे पेट में दर्द होने लगा, पेट में दर्द हुआ, फिर मुझे वॉमिटिंग हुई, मुझे थोड़ी घबराहट सी हुई, तो मैंने एक दिन ऑब्जर्व किया, फिर जब मुझे और ज्यादा इसकी सिवियरिटी आ गई तो मैं डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या क्या महसूस हो रहा है, तो मेरे जो अंदर अनवांटेड चेंजेस सारे जो सिम्टम्स होते हैं मैंने डॉक्टर को बताए कि मुझे पेट में दर्द हो रहा था। फिर डॉक्टर ने हिस्ट्री पूछी। पेट में दर्द होने का मतलब है कि आपने कुछ फूड इंटेक किया, क्योंकि पेट तो फूड और फूड स्टफ और वाटर को ही इंटेक करता है। तो आपने हिस्ट्री बताई कि मैं 10 दिन से बाहर हूँ, मैं कॉन्स्टेंट बाहर का खाना खा रहा हूँ, पानी भी बाहर का पी रहा हूँ। फिर उन्होंने और हिस्ट्री पूछी, आपसे क्या खाना खाया, ऑयली ज्यादा खाया, तला हुआ बाहर का ज्यादा खाना खाया, आपने खुद हैंड वॉश किए थे नहीं किए थे, ठीक है, या अगर आपने फूड कुक किया तो सब्जियां ढंग से धोई थी कि नहीं धोई थी यूज करने से पहले। तो आपने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, ऐसी ऐसी कोई डिजीज तुम्हें हो सकती है, तो पर हम टेस्ट करते हैं, हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, क्योंकि कभी कभार एक ही डिजीज के सिमिलर सिम्टम्स भी हो जाते हैं। पेट में दर्द इस डिजीज में भी हो रहा है, वॉमिटिंग इसमें भी हो रही है, तो डॉक्टर कैसे समझेगा? भाई डॉक्टर अंदर थोड़ी देख पा रहा है आपके। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, एक्सरेज होते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, क्योंकि कोई भी अगर इन्फेक्टिव एजेंट आपकी बॉडी में घुस के आपकी हेल्थ को बिगाड़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर ही होगा, किसी ऑर्गन पे होगा। और ट्रैवल किससे करेगा? भाई ब्लड ही तो मीडियम है एक। हमारी जो बॉडी में सबसे जो बड़ा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी के हर जगह आपको नजर आएगा, वो है ब्लड। तो ब्लड में, इसलिए ब्लड टेस्ट हर बीमारी में करवाते हैं। ऐसी कोई भी डिजीज नहीं है जिसमें आप ब्लड टेस्ट नहीं करवाते हो। और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं कि कभी कभार देखो कोई इन्फेक्टिव एजेंट है ब्लड में, लेकिन उसका मीडियम है ब्लड से, पर वो उस ब्लड में सर्वाइव नहीं कर पा रहा, वो यूरिन में चला गया, या फिर उसका जो ऑर्गन है वो लिवर है, तो आप लिवर का कुछ उसको स्क्रैप करके बायोप्सी करो। तो ये मल्टीपल टेस्ट डॉक्टर्स करवाएंगे और फाइनली वो डिजीज पे आ गए कि आपने क्या बाहर का बेकार का खाना खाया था तो आपको टाइफाइड हो गया है। अब डॉक्टर क्या करेगा? टाइफाइड का ट्रीटमेंट करेगा। ठीक है, अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे डॉक्टर के पास जाओगे, डिजीज बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है तो डिजीज जल्दी ठीक हो जाती है। कभी कभार ऐसा होता है हम ध्यान नहीं देते हैं, अवॉइड करते जाते हैं, तो डिजीज की क्या है, सीवियरिटी बहुत ज्यादा आ जाती है। डिजीज की क्या है, सीवियरिटी बहुत ज्यादा आ जाती है और हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है ठीक होने में। ठीक है, तो ये जो मैं आपको पूरी कहानी बता रही हूँ, ये जो मैंने पूरा आपको सिनेरियो बताया, ये क्या है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज मतलब हम ह्यूमन बींग्स की हेल्थ, स्वास्थ्य और बीमारियां, स्वास्थ्य और बीमारियां, हेल्थ एंड डिजीज को हम लोग क्या करेंगे, साइमल्टेनियस वे में पढ़ेंगे। हेल्थ एंड डिजीज का कोरिलेशन किस तरीके से, अभी कुछ भी मत लिखो, सिर्फ समझो, मेन मेन पॉइंट्स लिखेंगे, सब कुछ आपकी बुक में दे रखा है। ठीक है, सिर्फ समझो लॉजिक क्या है। अच्छा, क्वेश्चंस कितने आते हैं? एक बात ध्यान रखना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मिनिमम 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं इसमें से। ठीक है, तो 5 बहुत होते हैं, अगर पांचों के पांचों भी सही हो जाएंगे तो नीट में सिलेक्शन का वेटेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इस चैप्टर में आपको फोकस किस पे करना है? इस पे आपको फोकस करना है कि ह्यूमन की हेल्थ क्या होती है। हम हेल्थ की प्रॉपर अगर डेफिनेशन दें तो उसको किस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, ह्यूमंस अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। जैसे आज मैं बोलूंगी मैं एकदम स्वस्थ हूं,
तो मेरे स्वस्थ होने का मतलब क्या, मैं क्यों बोल रही हूं कि आई एम अ हेल्दी पर्सन? मुझे देख के तो ऐसा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है कि मैं कोई हेल्दी हूं या मेरे पास में जो कोई बैठा हुआ है वो भी हेल्दी, दोनों हेल्दी हैं। तो प्रॉपर हेल्थ की डेफिनेशन क्या दोगे? एक ऐसी बॉडी जो फिजिकली फिट हो, जो मेंटली फिट हो, जो इमोशनली फिट हो, जो साइकोलॉजिकली फिट हो और जो सोशली फिट हो। आप बोलोगे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इतने फैक्टर्स को मेंटेन करना पड़ता है? यस। हेल्थ का मतलब क्या है कि ठीक है, देखने करने में आपको लग रहा है कि अरे इस बंदे की फिजिक्स बहुत अच्छी है, फिजिक बहुत अच्छी है, फिटनेस बहुत अच्छी है, बंदा एक्टिव है, फट से काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन चलो आपने बोला कि अरे ये तो हेल्दी है, आपने सिर्फ फिजिकल फिटनेस को देखकर कह दिया कि पर्सन इज हेल्दी। अब आप क्या कर गए कि उसके साथ किसी काम से मार्केट गए, ठीक है, आप कोई काम है, कोई प्रोजेक्ट पे काम करो, कोई ऑफिस वर्कर है, कोई कुलीग है, कोई कजिन है, आप उसके साथ किसी काम से चले गए। अब उसने, आप किसी भी शॉप पर गए और उसने बड़ी रूडली शॉप के ऊपर की, ये दिखाना। और अगर अपन जाए तो कैसे बोलेंगे, भैया ये प्लीज दिखाना, ये दिखाना, ठीक है। तो आपको क्या लगेगा कि ये इतना फिजिकली फिट वाला आदमी इतनी गंदी तरीके से बात करे, मतलब सोशलिज्म नहीं है, वो बंदा हेल्दी नहीं है, ठीक है। या अब आपने देखा कि कोई बंदा है, फिजिकली भी फिट है, सोशली भी बहुत बढ़िया है, लेकिन वो मेंटली सही नहीं है। मेंटली देखो, मेंटल वर्ड कभी भी इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई मेंटली फिट नहीं है तो आप उसको बिल्कुल बोलोगे कि अरे तो पागल है, नहीं। मेंटल प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि जैसे बहुत से लोग होते हैं, जल्दबाजी में बातों को सुनते हैं, समझते नहीं और इंटरप्रेट कर देते हैं और कभी कभार होता होगा आपके फ्रेंड्स के साथ कि आपने बोला कुछ और, उसने समझा कुछ और, आपके बीच में लड़ाई हो गई। फिर जब आप बाद में मिलोगे, तसल्ली से एक दूसरे को बातें बताओगे तो आपके बीच में सब कुछ सही हो जाता है। तो मेंटली बात को सुनने का मतलब क्या है कि हर चीज पे क्या है, कंट्रोल होना। मेंटल का मतलब क्या है, न्यूरॉन से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होना, कि कोई बात को ढंग से समझना, उसको इंटरप्रेट करना। अब आपको किसी से प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको लगता है कि ये बंदा मेरे बारे में कुछ गलत बोल सकता है या आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब आप मनी मन मेंटली उसके बारे में गलत सोच रहे हो, ये तो ऐसे ही था शुरू से, इसकी तो शुरू से मेरे साथ प्रॉब्लम थी स्कूल में, अब कॉलेज में भी ये मेरे बारे में ऐसे बोल रहा है। आपने क्या है, अपने मेंटल लेवल पे सब कुछ इमेजिनेशन, और बाद में जब आपको पता चला कि उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला, ठीक है, तो इस समय आपकी मेंटल हेल्थ कब काम करेगी कि आप तसल्ली से उस बात को सोचो, पेशेंस रखो, कुछ भी गलत बात अपने दिमाग में मत आने दो, ठीक है। और जिससे भी आपको प्रॉब्लम है, आप उसे फेस टू फेस मिलके बात करो कि मेरे को ऐसा लगा है कि आपने मेरे बारे में ऐसा बोला है, नहीं बोला तो बताओ, और बोला है तो क्यों बोला, ठीक है। तो अब इस जगह मैं उसके घर जाऊं, उसके सामान फेंकने लग जाऊं, उसको बेकार की बातें बोलूं, तो इट डजंट एक्चुअली इंडिकेट माय मेंटल एज वेल एज सोशल हेल्थ, ठीक है। वो मेरी साइकोलॉजी, कोई भी बोलेगा आपकी कैसी साइकोलॉजी, आपने बिना देखे समझे कुछ भी बोल दिया, कुछ सोचते तो सही। जो प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में हम लोग बातें करते हैं। तो एक हेल्दी पर्सन कब हेल्दी होता है, जब उसकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी हो, मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो, सोशल हेल्थ भी अच्छी हो। तो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ की डेफिनेशन क्या निकाली कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अगर इन तीनों में से कोई एक भी चीज एब्सेंट होती है तो आप उस पर्सन को हेल्दी नहीं कहोगे। तो आप अगर पर्सन को हेल्दी नहीं कहोगे तो क्या डिजीज्ड कहोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप, ये क्या है, मिसमराइज है चीजें, ये क्या है, थोड़ी बहुत कहीं पर मिसमराइज भी हैं, कहीं पर अनमैच चीजें। जैसे डिजीज क्या होता है, डिजीज मतलब डिस्टर्ब ईज, आपकी बॉडी जो रेगुलर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म कर रही है, जो नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही है, या जो उसकी एक नॉर्मल सिनेरियो है लाइफ को निकालने का, वो थोड़ा सा एबनॉर्मल पे चला गया है, ठीक है। जैसे आपको कोई बीमारी होगी, उसमें आपको फीवर आ गया, तो फीवर में क्या होगा, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा टायर्ड फील करेगी, आपका मन नहीं होगा, चिड़चिड़ापन आएगा, इरिटेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, आप मतलब आपको गुस्सा आएगा कि क्यों मुझसे बात कर रहे हो, और वैसे आप नॉर्मल हो तो सबसे अच्छे से बात कर रहे हो, आप में एक अजीब सी एक्टिवनेस है। तो डिजीज का मतलब ये है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए आपकी हेल्थ उस अप टू डेट मार्क पर नहीं है जितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो हेल्थ एंड डिजीज आर वेरी मच इंटर रिलेटेड। आप, कोई पर्सन हेल्दी नहीं है,
कोई पर्सन हेल्दी नहीं है पर इसका मतलब ये नहीं कि उसको आपको बीमारी करार कर दोगे। डिजीज होने के लिए, डिस्टर्ब्ड ईज होने के लिए हमारे पास कोई एक ऐसा एजेंट होना चाहिए, कोई रीजन होना चाहिए जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि आप बीमार हो, आप डिजीज हो। ठीक है, अब मान लो इसका एक सिंपल एग्जांपल ले लो, आप फिजिकली फिट हो, ठीक है, मेंटली फिट हो, लेकिन आपकी फ्रेंड से थोड़ा झगड़ा हो गया तो आप थोड़ा सा मेंटली और सोशली खुश नहीं हो। जैसे आपको कहीं जाना था, आपने मना कर दिया अपने पेरेंट्स को कि नहीं मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप ही जाओ, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मेरा मूड खराब है तो मैं बीमार हूं। डिजीज होने का मतलब है कि कोई बीमारी अगर आपकी बॉडी में हो रही है तो वो किसी ना किसी एजेंट से होगी, और वो एजेंट हमेशा और जनरली या एक्सक्लूसिवली लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। पैथोजन पढ़े थे हमने, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस। इस चैप्टर में आप दुनिया भर के पैथोजन पढ़ोगे, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, ईस्ट, सब तरीके के पैथोजन। वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपकी बॉडी में एंटर करके आपकी नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को ओवरकम कर लेते हैं और अपना मेटाबॉलिज्म चालू कर लेते हैं, अपने आप को डिवाइड करने के लिए, अपने नंबर को इंक्रीज करने के लिए। आपकी बॉडी क्या करे, उसको डिफेंड नहीं कर पाए। इनिशियली जब आप इम्यूनिटी वाला टॉपिक पढ़ोगे तो बॉडी में क्या होता है कि बॉडी बहुत कोशिश करती है। बॉडी में क्या होती है, बॉडी पूरी कोशिश करती है कि अगर कोई भी अनवांटेड एजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की रूप में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में मेरी बॉडी में अगर एंटर करा है तो मैं क्या करूंगी, उसको अपने डिफेंसिव सेल्स को भेजकर मारने की कोशिश करूंगी। अब कभी कभार क्या होता है, पैथोजन पावरफुल है, डिवीजन की या मल्टीप्लिकेशन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, वो बहुत ज्यादा डिवाइड कर जाएंगे, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर जाएंगे, उनका नंबर एक्सट्रीम में बढ़ जाएगा। ठीक है, एक्सट्रीम में बढ़ जाएगा तो वो आपके ऑर्गन्स को भी इन्वेड कर सकते हैं, ब्लड को इन्वेड कर सकते हैं। अब अगर वो मल्टीप्लाई करेंगे और इतनी तादाद में रहेंगे तो जिंदा रहने के लिए फूड एंड नरिशमेंट भी चाहिए, तो वो फूड एंड नरिशमेंट किससे लेंगे, आपकी बॉडी में से ही तो लेंगे। तो अगर आपका खाना आपको ना मिलके किसी और को मिलेगा तो डेफिनेटली यू विल फील टायर्डनेस, यू विल फील वीकनेस, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। और जिस दिन आप नॉर्मल से थोड़ा हटके फील करोगे, एबनॉर्मल, दैट मीन्स कुछ ना कुछ अनवांटेड चेंजेस आपकी बॉडी में स्टार्ट होने लग जाते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, काफी सारा हम लोगों ने देख लिया है, अब हम लोग इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो, हेल्थ, मैं कोई भी बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखवाना चाहती हूं क्योंकि बुकिश लैंग्वेज में बुक इटसेल्फ आपके लिए अवेलेबल है, आपको लॉजिक समझना है। देखो, किसी भी पर्सन की हेल्थ को आप क्या कहोगे, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, हेल्थ का मतलब हिंदी में क्या होता है, स्वास्थ्य होता है। ठीक है, तो ये आपने एक सर्कल बना लिया, कौन से फैक्टर्स इसको डिफाइन करेंगे, कौन से फैक्टर्स इसको डिफाइन करेंगे। फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ में सब कुछ आना चाहिए, पूरी बॉडी का मैकेनिज्म अच्छा होना चाहिए, आपका डाइजेशन परफेक्ट होना चाहिए, रेस्पिरेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किडनी कोई प्रॉब्लम नहीं करती है, प्रॉपर एक्सक्रीशन करती है, सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है। ठीक है, आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहा है, हार्मोनल को, जैसे देखो हार्मोनल डिस्टरबेंस तो क्या एज टू एज होता रहता है, आप हार्मोनल डिस्टरबेंस को कोई एक डिजीज नहीं कैटेगरी कर सकते हो। जैसे किसी की प्यूबर्टी एज आती है तो उसके हार्मोन्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, काम करना स्टार्ट करते हैं, तो आपकी बॉडी में एक अलग से चेंजेस आते हैं। तो एक्चुअली वो चेंजेस डिजीज नहीं है, वो चेंजेस तो आपकी बॉडी का एक नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है जो टाइम टू टाइम क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, सारे फैक्टर्स को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, बिहेवियर और भी आप वेरियस फैक्टर्स को लेके चल सकते हो। जब ये सारी चीजें 100% होंगी तभी आप एक पर्सन को कंप्लीट हेल्दी पर्सन
कह सकते हो। अगर आप WHO पे जाओगे, WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो एक बॉडी होती है, ठीक है, एक बॉडी बनी हुई है, गवर्नमेंट की बॉडी है, ठीक है, ये प्राइवेट सेक्टर्स पे भी काम करने लग गई है। जैसे आपने देखा होगा ना, आपके घरों में लोग आते हैं सर्वे करने कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, उनको बीमारी तो नहीं है, पोलियो की दवा पिलाने आते हैं। तो ये सारे किसके कैटेगरी में अंडर में आते हैं? WHO, जो कि आपकी कंप्लीट हेल्थ का ध्यान रखने, जो कि चाहते हैं कि इंडिया शुड बिकम डिजीज फ्री, किसी भी पर्सन को कोई भी अनवांटेड डिजीज नहीं हो, और एटलीस्ट उस डिजीज का क्योर होना चाहिए, क्योंकि अगर डिजीज का क्योर नहीं होगा तो पेशेंट की डेथ हो सकती है, ठीक है। तो WHO का क्या एम है कि जो भी बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट डिजीजेस इंडिया में चल रही हैं, आप उन्हें हटाओ, जिसकी वजह से पर्सन्स की अनवांटेड डेथ नहीं हो, ठीक है। तो WHO ने क्या बोला कि हेल्थ is a state of complete physical, mental and social well-being. Health is a state of complete फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इन तीनों फैक्टर्स पे काफी हद तक आपकी हेल्थ क्या होती है? डिपेंड करती है। अब देखो, अगर इनमें से तीनों, जैसे आपने ओवरऑल ले लिया फिजिकल, मेंटल, सोशल, इसमें बाकी के फैक्टर्स भी इंक्लूड हो गए, तो अगर इन तीनों में से अगर एक भी मिसिंग है तो आप पर्सन को हेल्दी नहीं कहोगे, लेकिन आप उस पर्सन को डिजीज्ड भी नहीं कहोगे। डिजीज पर्सन के लिए आपको क्या है? डिजीज का कॉजेटिव एजेंट पता होना चाहिए कि बीमारी अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, किससे हो रही है और कैसे हो रही है। इन पॉइंट्स का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या कहेंगे? इफ एनी पॉइंट मिसिंग, पर्सन not called a healthy person. Not called a healthy person. But that person is not also called as a diseased person. आप मेरे पॉइंट के लॉजिक को समझ रहे हैं मैं बोलना क्या चाह रही हूं आपको? But that person is not called a diseased person. ठीक है, that person is not called a diseased person. ठीक है बच्चों, और कौन से फैक्टर्स पे? अच्छा, ये तो आपने क्या है, एक ओवरऑल मतलब अभी तो हेल्थ के बारे में पढ़ा है, डिजीज की डेफिनेशन हम लोग नहीं दे रहे, वो आगे देखेंगे। आप अपनी बॉडी की हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हो? देखो, जब मैं कह रही हूं कि हेल्थ इज वेरी एटमॉस्फेयर, हम बोलते ना हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ, इतना पैसा कमा के क्या करोगे जब आप बीमार हो? देखो, अगर आप बीमार नहीं होगे, आप पूरी तरीके से हेल्दी हो, तो आपको हर चीज में बहुत मजा आएगा, आप वर्क को एंजॉय कर सकते हो, अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर सकते हो। अब आप आए दिन बीमार पड़ जाओगे तो ना तो आप प्रोफेशन में 100% दे पाओगे। अगर आप बीमार पड़ोगे, अगर अपन बीमार पड़ जाए तो क्या 100% आपको पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते। ऑफिस का वर्क है वो नहीं कर सकते, पर्सनल लाइफ में चिड़चिड़ापन आएगा। तो हेल्थ हर चीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी लाइफ को एक हैप्पी लाइफ बनाने के लिए आपकी अच्छी हेल्थ होना, ऐसा नहीं है कि तबीयत कभी बिगड़ती नहीं है, डिजीज सबको होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि होती तो होती है, बड़ी इजीली उसको निकाल लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं आए दिन बीमार पड़ जाना, बेड रिडन हो जाएंगे, हर थोड़े दिन में बीमार पड़ना, किसी को 6-8 महीने में जाके कोई बीमारी होगी, कोई हर 2 महीने में पड़ रहा है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर इम्यूनिटी। ठीक है, बेकार की टेंशन, स्ट्रेस, वर्क आजकल लोगों में अनवांटेड डिजीजेस पैदा कर रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेस लेने का मतलब है आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बहुत ज्यादा टेंशन में हो, आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हो।
ठीक है। तो आजकल आप देखो कि हेल्थ को बनाने के लिए कितनी रेमेडीज करी हैं। आप डाइट प्लान चेंज करो, बैलेंस डाइट लो, जिमिंग करो, फिट रहो, एक्सरसाइज करो, बोलते हैं सोचो मत, स्ट्रेस मत लो, जो है वो तो है। तो ये सारी चीजें किसकी तरफ फोकस कर रही हैं? हमें हेल्दी लाइफ के लिए फोकस कर रही हैं कि आपके पास जितनी भी लाइफ है, जितना भी लाइफ स्पैन है, क्योंकि हम लोग इमॉर्टल नहीं है, हम सबको एक दिन मरना है। तो जब तक आपकी लाइफ है तब तक आपको क्या करना है? एक हेल्दी लाइफ सस्टेन करनी है, ठीक है। और अगर इनकेस आपको किसी वजह से डिजीज भी हो जाती है तो आप में पावर होनी चाहिए कि आप उस डिजीज से कम टाइम में बाहर आ जाओ और वापस से हेल्दी लाइफ को क्या करो? सरवाइव करो। तो आप अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हो जब मेरे लिए हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरी लाइफ का, ठीक है। हेल्थ इज द मोस्ट important factor of our life, ठीक है। हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ आवर लाइफ। हेल्थ कैन बी मेंटेन्ड इन मैनी वेज। आप इस हेल्थ को हमेशा अच्छा रखना चाहते हो तो क्या कोशिशें आप कर सकते हो? हेल्थ कैन बी मेंटेन्ड इन मैनी वेज। क्या क्या ले सकते हो? सबसे पहले साउंड स्लीप। जो लोग रात में ढंग से नहीं सोते हैं, ठीक है, देर देर तक जागते हैं, चलो काम है तो बात अलग है, अजीब सा स्ट्रेस लेते हैं, आप देखना उनकी हेल्थ थोड़े टाइम में जल्दी खराब होती हुई नजर आती है, ठीक है। फिर डॉक्टर आपसे हिस्ट्री पूछता है, ढंग से सोए थे? नहीं, मैं 3 दिन से नहीं सोया, बहुत काम है ऑफिस में, ठीक है। तो स्लीप सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? स्लीप। आपको एटलीस्ट नाइट में साउंड 7 आवर्स की स्लीप लेनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, फूड। अनवांटेड फूड खाना, खाना बनाने से पहले सब्जियों को नहीं देना, धोना, खुद के हैंड वॉश नहीं करना, ठीक है। सो फूड which should be healthy and which should be clean and balanced। बैलेंस का मतलब क्या है? कि जितने भी इंपॉर्टेंट फूड के अंदर बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो मुझे मिलने चाहिए। मुझे प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी मिलना चाहिए, फैट भी मिलना चाहिए, प्रोटीन भी मिलना चाहिए, विटामिन भी मिलना चाहिए और मिनरल्स भी मिलना चाहिए। तो फूड में क्या है आपके? एक तो क्लीन होना चाहिए एंड बैलेंस्ड होना चाहिए। क्लीन और बैलेंस्ड होना चाहिए। दूसरी बात, पर्सनल हाइजीन और इन्वायरमेंट हाइजीन का ध्यान रखना। आप हैं 10-10 दिन तक नहीं नहाते, एक ही कपड़े को बार बार पहन रहे हैं, स्वेटिंग की वजह से आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, स्किन डिजीज हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या है? अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना। अब आपने कहा मैं तो 3 टाइम नहाता हूं, पर आपके रूम में इतनी गंदगी हो रही है तो उस पर्सनल हाइजीन का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। तो पर्सनल as well as सपोर्टिंग या इन्वायरमेंटल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। या आपने अपने आसपास कूड़ा करकट बहुत ज्यादा कर रखा है, उसमें से फाउल स्मेल आ रही है, बैक्टीरियाज निकल रहे हैं, ठीक है, आपको डिजीज कर रहे हैं, तो आपको अपनी पर्सनल हाइजीन के साथ साथ सराउंडिंग्स की हाइजीन का भी ध्यान रखना चाहिए। सराउंडिंग्स हाइजीन, ठीक है। और तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे स्ट्रेस नहीं लेना, अनवांटेड एंजाइटी फील नहीं करना, ये सारे क्या है? मिक्सचर ऑफ फैक्टर्स है, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं, ठीक स्टूडेंट्स। अच्छा, और कौन से फैक्टर से आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हो? हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच रखकर और एक्सरसाइज कर, ठीक है। एंड एक्सरसाइज, जैसे योगा हो गया, स्ट्रेचिंग हो गई,
रनिंग हो गई, कार्डियो, जो भी आप जिमिंग में करते हो, उससे काफी हद तक आपकी बॉडी क्या रहती है, पॉजिटिव अप्रोच और हेल्दी रहती है। तो रेमेडीज हैं, आप इनको फॉलो करके अपनी हेल्थ को हमेशा अच्छा रख सकते हो, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो ये तो क्या थी, शुड आई रब दिस, ये तो हेल्थ की बात थी, ये तो क्या थी, आपके हेल्थ की बात थी। अब अगर मैं डिजीज की बात करूं, ये बात आपको क्लियर हो गई कि जैसे किसी पर्सन का मूड नहीं है या उसकी सोशल वेलबींग अच्छी नहीं है, तो आप उस पर्सन को अनहेल्दी कहोगे, बट यू कैन नॉट कॉल दैट हेल्दी पर्सन एज अ डिजीज्ड पर्सन। डिजीज्ड कब कहोगे आप, डिजीज, डिजीज वर्ड क्या है, दो शब्दों से आया है, जिसका है डिस्टर्ब्ड ईज। डिस्टर्ब्ड ईज का मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी बॉडी की एक इजीनेस थी, जो नॉर्मल फंक्शनिंग थी, जो आप बहुत इजीली प्रोसीड करवा पाते हो, वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड हो जाती है, थोड़ी सी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मतलब बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग क्या हो जाती है, एब नॉर्मल में चली जाती है। जो आप नॉर्मली मैकेनिज्म और फंक्शनिंग करते हो, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो कैसे कहूंगी मैं, change in the normal functioning of body, change in the normal functioning of बॉडी। नॉर्मल फंक्शनिंग का मतलब क्या है, जो बिल्कुल नॉर्मली सब कुछ चल रहा है कि ओके, एवरीथिंग इज ओके, आरबीसीज आर ओकर, डब्ल्यूबीसीज आर ओके, आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आपके अप टू डेट चल रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है, मतलब डिजीज का दूसरा नाम क्या है, प्रॉब्लम। डिजीज इज इक्विवेलेंट टू प्रॉब्लम। नॉर्मल से परे जाना मतलब एबनॉर्मल, कुछ एबनॉर्मेलिटी क्रिएट होना, कुछ अनइजीनेस, अनकंफर्टेबल फील करना। फीलिंग अनकंफर्टेबल। ठीक है, शुड आई रब दिस, should I rub this portion? ये वाला चैप्टर आप लोगों के लिए आसान है, बस डिजीज वाला पार्ट आएगा तो उसमें आपको कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना है। मैं कोशिश करती हूं कि आपको डिजीज एक चार्ट फॉर्म में बता दूं। डिजीज में मेनली क्या है, आप डिजीजेस पढ़ोगे, टाइफॉइड, मलेरिया, निमोनिया, कैंसर, एड्स। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि डिजीज क्या कह रही है, डिजीज क्यों हो रही है, डिजीज कैसे हो रही है, मतलब पैथोजन एंटर कैसे कर रहा है, और जब आपको डिजीज होती है तो आपको क्या एबनॉर्मेलिटी फील होती है इन द फॉर्म ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स। तो वैसे तो पूरी कोशिश है कि अपन डिजीजेस को चार्ट फॉर्म में पढ़े, उससे क्या होगा, आपको एक साथ सारी डिजीजेस को देखने में, समझने में, पढ़ने में और रिवाइज करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले हम लोग क्या है, मेजर जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द इंडिविजुअल डिजीजेस। ठीक है, ये डिजीज का कॉन्सेप्ट हो गया। अब और फीलिंग अनकंफर्टेबल, तो डिजीज क्यों हो रही है, आपकी बॉडी में जबरदस्ती तो एबनॉर्मेलिटी आएगी नहीं, मतलब कोई ना कोई ऐसा एजेंट आपकी बॉडी में गया है जिसने आपकी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को चेंज किया है, फेवरेबल कंडीशंस को अनफेवरेबल में कन्वर्ट किया है। हो सकता है ऐसा। चलो, इस बातों को करने से पहले हम लोग कुछ कुछ और चीजें देख लेते हैं। होस्ट क्या होता है, देखो आज हम लोग ह्यूमन है, अगर हमारी बॉडी एक होस्ट है तो हमारी बॉडी पे क्या होता है, कोई भी आके सरवाइव कर लेता है। आपने सुना होगा पैरासाइटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। पैरासाइट में क्या होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रोब मेरी बॉडी में एंटर कर गया। मेरी बॉडी में एंट्री के बहुत सारे तरीके,
बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे वेज से, बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जिसकी वजह से माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी में एंट्री लेते हैं, अगर वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएं या उल्टा कहूं कि बेनिफिट पहुंचाएं, तो मैं उन्हें कभी भी पैथोजन नहीं कहूंगी, फिर तो मैं माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर वाले टॉपिक पे चली जाऊंगी। पर यहां पर मुझे डिजीज हो रही है, मेरी नॉर्मल फंक्शनिंग चेंज हो रही है, जो कंफर्ट में फील कर रही थी वो कंफर्टेबलनेस मुझे फील नहीं हो रही है। तो क्यों नहीं हो रही है? ड्यू टू एंट्री ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हु आर बिहेविंग एज पैथोजेंस टू योर बॉडी, टू योर होस्ट बॉडी। पैथोजन मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो पैथोजन बैक्टीरिया भी होता है तो बैक्टीरियल डिजीजेस, वायरस होगा तो वायरल डिजीजेस, प्रोटोजोआ होगा तो प्रोटोजोअल डिजीजेस। तो ये सारी चीजें क्या है, आपके मिक्सचर में है। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा अपन लोग लिखते हैं, जो मैं कहना चाह रही थी आप लोगों को। डिजीज कॉज्ड बाय मेनी वेज। generally caused by microorganisms generally caused by microorganism causing disease called pathogen। ठीक है, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज पैथोजन है, ये मेरी बॉडी में एंटर कर गए, तो मेरी बॉडी क्या हो गई, होस्ट हो गई। ये जो पैथोजन है ये मेरी बॉडी पर डिपेंडेंट है सर्वाइवल के लिए, फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, नरिशमेंट के लिए। कोई भी पैथोजन है, सपोज करो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि पैथोजन की तरह बिहेव करेगा या मेरी बॉडी को डिजीज करेगा, बैक्टीरिया, वो मेरी बॉडी में किन किन तरीकों से एंट्री ले सकता है। ठीक है, जैसे मेरे नॉस्ट्रल्स के थ्रू किसी ने छींका तो एयर ड्रॉपलेट से जो मेरी नॉस्ट्रल्स के थ्रू चले गए, मैंने कोई कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर खाया वो उसमें थे तो माउथ से चले गए। ठीक है, या अगर कोई रिप्रोडक्टिव डिजीज है, सेक्सुअल डिजीज है, तो वो फीमेल के वेजाइनल ओपनिंग से चले गए। ठीक है, या ईयर ओपनिंग है, मान लो कोई ईयर से चला गया और अंदर काफी हद तक पेनिट्रेट कर गया, आपके सर्वाइकल में, गले में प्रॉब्लम हो गई, तो आपका जो पैथोजन है उसको बॉडी में एंट्री लेने के लिए बहुत सारे रास्ते दे रखे हैं बॉडी ने, किसी भी तरीके से, किसी भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन से हो सकता है। अब अगर पैथोजन किसी मोड ऑफ ट्रांसमिशन से ना फॉलो करके किसी और एजेंट के थ्रू बॉडी में एंटर कर रहा है, जैसे किसी मॉस्किटो ने आपको बाइट किया, जैसे मलेरिया में फीमेल एनाफिलीज जब मुझे बाइट करेगी तो फीमेल एनाफिलीज में जो पॉजिटिव एजेंट होगा प्लाज्मोडियम प्रोटोजोअल माइक्रोब, वो मेरी बॉडी में एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो मुझे वो डिजीज ना तो किसी कंटेमिनेटेड फूड से मिली, ना वाटर से मिली, ना मेरी वो ईयर ओपनिंग से गई, ना वजाइनल ओपनिंग से गई, ना माउथ ओपनिंग से गई, वो किसी वेक्टर के द्वारा गई। मतलब डिजीज मुझे किसी दूसरे एजेंट से हुई है और जो फर्स्ट एजेंट होस्ट में क्या कर रही है, पेनिट्रेट कर गई है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और लिखते हैं और समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि पैथोजेंस क्या होते हैं, एक वैरायटी तो है नहीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, इसलिए हमने एस लगाया है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, disease causing microorganisms। Microbes can be bacteria, virus, protozoa,
फंजाई या फिर हेलमिन्स या वर्म्स, कीड़े। ठीक है, तो बैक्टीरिया आपको डिजीज कर सकता है, वायरस आपको डिजीज कर सकता है, प्रोटोजोआ आपको डिजीज कर सकता है, फंजाई आपको डिजीज कर सकता है, वर्म्स आपको डिजीज कर सकते हैं। ठीक है, शुड आई रब दिस? अब ये डिजीज किसको करेंगे? ये आपस में एक दूसरे को करेंगे? नहीं, ये हमारी ह्यूमन बॉडी जो कि होस्ट की तरह बिहेव करती है उसके अंदर जाके डिजीज करेंगे। ठीक है, अच्छा, पैथोजन को पैरासाइट कह सकते हो आप? देखो, पैथोजन का क्या है, सिनेरियो बहुत ब्रॉड टर्म में है। पैथोजन का मतलब पैरासाइट भी हो सकता है भाई। ले देखिए, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखो अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटा है, तभी तो मेरी बॉडी में एंट्री ले रहा है। अगर वो बड़ा होगा तो क्या मैं उसे अंदर आने दूंगी? जैसे चींटी है, चींटी आपको दिखती तो आप बोलोगे कि अरे मुझे तो दिखी नहीं, चली गई चींटी के अंदर, मुंह के अंदर। आप क्या करोगे? फट से उसे हटा दोगे, बिकॉज यू आर एबल टू सी दैट आंट। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं जो आपको नेकेड आई से नहीं नजर आते हैं, इसलिए आपकी बॉडी में वो कब चले जाएंगे, कब एबनॉर्मेलिटी क्रिएट कर देंगे, यू नेवर नो। जब आपको एबनॉर्मेलिटी खुद से फील होगी, कुछ ऐसे चेंजेस आपको महसूस होंगे जो आपको नॉर्मली नहीं नजर आते हैं, जब तक आप सिम्टम्स नहीं लाओगे तब तक आपको डिजीज के होने या न होने का पता नहीं चलेगा। तो जनरली पैथोजेंस आर पैरासाइट विच एंटर्स इनटू आवर बॉडी, होस्ट की बॉडी पर रहते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं, उस पर सर्वाइव करते हैं, उससे बेनिफिट लेते हैं, पर इन टर्न उसको बेनिफिट नहीं पहुंचे। दैट इज द सीरियस डेफिनेशन ऑफ अ पैरासाइट। तो ये क्या है? पैथोजन कैन बी अ पैरासाइट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपका? होस्ट। होस्ट क्या होगा? देखो, होस्ट कोई भी बॉडी हो सकती है, ह्यूमन बॉडी हो सकती है, प्लांट बॉडी हो सकती है, एनिमल बॉडी हो सकती है, लेकिन यहां पर हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो वी एक्सक्लूसिवली टेक ह्यूमन। ठीक है, इट इज एक्चुअली अ ह्यूमन बॉडी it is actually a human body. It is actually a human body on which pathogen exist and survive. It is actually a human body on which pathogen exist and survive but in turn harm them. ठीक है, on which pathogen exist and survive but in turn harm them. ठीक है, जैसे कोई भी बैक्टीरिया है आपकी बॉडी में एंटर कर गया, तो जो आपकी बॉडी के अंदर जो मैकेनिज्म है, जो ऑर्गन्स है, वो उसके लिए क्या है? उसका होम और रेजिडेंस है, ब्लड मीडियम है, वो किसी पर भी अटैक कर सकता है, न्यूरॉन्स पे अटैक कर सकता है, लिवर पे अटैक कर सकता है, स्टमक पे, मतलब पूरी बॉडी की उसकी है, वो जो चाहे आपकी बॉडी के साथ कर सकता है। ठीक है, शुड आई रब दिस पोर्शन स्टूडेंट्स? शुड आई रब इट? अब कौन सी डिजीजेस इन पैथोजेंस के थ्रू होती है, नाम नहीं देखेंगे, पहले हम लोग एक जनरल चार्ट बना के बात करेंगे। ठीक है, कैसे होगा? जैसे बैक्टीरिया एक पैथोजन है, तो उसके द्वारा की हुई डिजीज क्या कहलाएगी? उसके द्वारा की हुई एबनॉर्मेलिटी, अनकंफर्टनेस, डिस्टर्बनेस क्या कहलाएगी? बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, अब हम बैक्टीरिया क्या है, बहुत तरीके के हैं, तो बहुत तरीके की डिजीजेस हैं, पर हम लोग क्या करेंगे, हर कैटेगरी में से किसी एक डिजीज के बारे में
पढ़ेंगे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद है वायरस, उसके बाद है वायरस, फंजाई, हेलमिंथ या वर्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, हेलमिंथ या फिर प्रोटोजोआ। ठीक है। वायरल डिजीज, फंजाई कौन सी डिजीज करेंगी, फंगल डिजीज, ये ग्रुप ऑफ डिजीजेस हो गई ना। हेलमिंथ, हेलमिंथ डिजीज, हेलमिंथिक डिजीज, हेलमिंथ मतलब वर्म्स, कीड़े, टेप वर्म, आपके ल्यूक वर्म, टेप वर्म होता है जोंक, शरीर पे चिपक गई तो सारा ब्लड सकिंग वर्म, इस तरीके के वर्म्स आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। जैसे हेलमिंथ से आपको डिजीज होगी फिलेरियासिस, एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस हाथी पांव, पैर कैसे होता है, बड़ा सा हो जाता है, अजीब सा फीट हो जाता है, तो ये वर्म की वजह से होता है। एक कीड़ा बॉडी में एंटर करता है और वो आपकी जो रिलेटेड मसल्स ऑफ लिम्स होती है, मेनली पैर को क्या करता है, अफेक्ट करता है। कैसे करेगा आगे देखेंगे। प्रोटोजोआ में प्रोटोजोअल डिजीजेस, जो कि मेन आप मलेरिया पढ़ोगे, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया में आप टाइफॉइड पढ़ोगे, न्यूमोनिया, वायरस में कॉमन कोल्ड पढ़ोगे, ठीक है। हेलमिंथ में एलिफेंटियासिस, फिलेरियासिस हो गया, आपके एड्स वायरस की वजह से होता है, ठीक है। और प्रोटोजोआ में आप एक प्लास्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ पढ़ोगे जो कि मलेरिया करता है, बाइटिंग ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। मलेरिया की लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में हर साल मलेरिया पे क्वेश्चन आए, घुमा फिरा के। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मलेरिया की लाइफ साइकिल आपको बुक में से देखने की जरूरत ना पड़े, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ ट्रिक्स बनाएंगे। मैंने कुछ ट्रिक्स बनाई हैं, तो मलेरिया लाइफ साइकिल में हम उसकी बात करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको कुछ टर्म्स याद रखने हैं उसमें, ये टर्म और फिर वो टर्म, इन तीनों टर्म्स को क्या इंटरलिंक्ड करना है, तो आपको एट अ ग्लांस मलेरिया की लाइफ साइकिल समझ में आ जाएगी। तो जब हम उस पे आएंगे तो बात जरूर करेंगे। तो अब हम लोग क्या है, छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। देखो, हमने पैथोजेंस के बारे में बात की, हमने पैरासाइट के बारे में बात की, होस्ट के बारे में बात की। अब अगर यही पैथोजन मेरी बॉडी में बेनिफिट पहुंचा दे, तो क्या मैं उस पैथोजन को पैथोजन बोलूंगी? नहीं, मैं उस पैथोजन को सिंपल माइक्रोब कहूंगी। माइक्रोब जब डिजीज करेगा तब आप उसे पैथोजन कहोगे, अदरवाइज आप उसकी डेफिनेशन को चेंज नहीं करोगे। तो पैथोजन क्या होता है? पैथोजन मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पर अगर यही माइक्रोब मेरी बॉडी में घुसे, होस्ट में रहे, मेरे को भले हार्म नहीं पहुंचाए, बेनिफिट पहुंचाए, तो मैं उस एसोसिएशन को पैरासाइटिक एसोसिएशन कहकर सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहूंगी। और दूसरी बात, मैं उस माइक्रोब को पैथोजन कहकर सिंपल माइक्रोब कहूंगी। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आप वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखोगे जो कभी भी आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, उल्टा आपको बेनिफिट देंगे, इसलिए आप उन्हें पैथोजेंस और पैरासाइट कभी नहीं बोलोगे, ठीक है। जैसे अब बात आती है कि आपकी बॉडी में पैथोजन एंटर कर गया, होस्ट में एंटर कर दिया और उसने कुछ चेंजेस क्रिएट किया, मतलब अपनी मशीनरी को डोमिनेट करने की कोशिश करी, तो आपको क्या है, सिम्टम्स फील हुए। सिम्टम्स क्या होते हैं? चेंजेस व्हाट आई फील। अगर मेरी बॉडी में पैथोजन एंटर कर, कुछ मुझे चेंजेस फील होंगे, और वो चेंजेस माइट इंडिकेट अ डिजीज और नॉट। जरूरी नहीं है कि कभी कभार कुछ चेंजेस हुए आपकी बॉडी में तो आपको बीमारी ही होनी है, ठीक है। सो चेंजेस फेल्ट बाय पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है, मे इंडिकेट अ डिजीज और नॉट, क्योंकि आपको चेंजेस हो रहे हैं। कभी कभार बॉडी में चेंज होते से हम अपने आप को कंसीडर नहीं करते कि हमें बीमारी होने वाली है, हम लोग सिर्फ एबनॉर्मेलिटी फील करते हैं। तो मे इंडिकेट अ डिजीज और नॉट। अब आप क्या कर गए, आपको एबनॉर्मेलिटी फील हुई, खुद से समझ में नहीं आ रहा, आपने डॉक्टर को विजिट कर लिया। डॉक्टर ने क्या किया? डॉक्टर ने आपके सिम्टम्स को सुना, समझा, ठीक है, और क्या करा? डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा लिए, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी फील होगी,
जो चेंज आपको दिखेगा, जो चेंजेस नजर आएंगे, वो साइंस कहलाएंगे। और हमेशा अगर कोई पर्टिकुलर साइन डायग्नोसिस में आया है तो वो किसी न किसी पर्टिकुलर डिजीज को इंडिकेट करता है और उस पर्टिकुलर डिजीज के हिसाब से उसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट डॉक्टर स्टार्ट करता है। ठीक है, तो साइन क्या होते हैं? डायग्नोस्ड और कैरी आउट बाय अ डॉक्टर। ठीक है, इंडिकेट अ डिजीज, क्योंकि अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट में कुछ एबनॉर्मल चेंजेस आए हैं, वो चीज नहीं आई है नॉर्मल फंक्शनिंग में, तो ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी डिजीज क्रिएट हुई है, तो इंडिकेट अ डिजीज। तो जो चेंजेस आपको फील हुए हैं वो सिम्टम्स, जो चेंजेस डॉक्टर ने डायग्नोसिस करके प्रूफ करके देखे हैं वो क्या होंगे? साइंस होंगे। तो कंफ्यूज मत होना, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद चलो पहले एक काम करो, आप लोग इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक पॉइंट और आता है इन्फेक्शन और वेक्टर। इसका क्या मतलब है ये देखते हैं। इन्फेक्शन का मतलब क्या है? इन्फेक्शन मतलब एक्चुअली जो चेंजेस पैथोजन ने आपकी बॉडी में क्रिएट करते हैं। आप बोलते नहीं हो मेरे को स्टमक में इन्फेक्शन हो गया था, तो आपकी बुक में वैसे इन्फेक्शन की कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं दे रखी है, पर इन्फेक्शन का मतलब है डिजीज विच गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इन्फेक्शन का ये मतलब दिया गया। देखो इन्फेक्शन का, अगर आप बुकिश लैंग्वेज में मत जाओ, इसको सुनो। इन्फेक्शन का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में कोई पर्टिकुलर प्लेस पर कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी हो गई है जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं थी और उसको क्योर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आपने कहा कि स्किन इन्फेक्शन हो गया है, स्किन अजीब सी रेड हो जाती है, आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेगी बाकी स्किन से, तो आपको क्या लगेगा कि अरे ये तो अजीब सी एबनॉर्मेलिटी, फिर आप इसका ट्रीटमेंट लोगे और कुछ टाइम बाद इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। अब इन्फेक्शन क्या होते हैं? इन्फेक्शन एक्चुअली इंडिकेटिंग अ डिजीज। तो इन्फेक्शन के बेसिस पर डिजीज आपकी क्या है? इन्फेक्शियस भी हो सकती है और नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकती है। इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस का मतलब क्या होता है? देखो अगर आप दो ब्रॉडर टर्म्स में इस चीज को समझो, अगर दो ब्रॉड टर्म में इस चीज को समझो, तो जनरली इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब क्या है? जो इन्फेक्ट कर सकती है दूसरे लोगों को भी। जैसे आज मुझे कोई डिजीज है, मैं उस पर इन्फेक्ट हूं, तो यही डिजीज मेरे पास वाले को भी फैल सकती है। फिर मैं कहूं कि नॉन इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस मतलब मुझे हुई है, मेरे पे ही रेस्ट्रिक्टेड है, मेरे से ही प्रोहिबिटेड है, दूसरे को नहीं फैलेगी। अब इन्फेक्शियस में क्या है? देखो इन्फेक्शियस में आपकी दो तरीके की टाइप्स दे रखी हैं कि इन्फेक्शियस में आपके हो सकती है मेनली कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब जो कम्युनिकेट कर सकती है, जो वन पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकती है। कैसे भी हो सकती है? छूने से, टच करने से, हग करने से, किस करने से, उसका झूठा खाने से, अगर वो स्नीजिंग और कफिंग कर रहा है तो उसके एरोसोल से। तो कम्युनिकेबल में आप कोई भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन को अपना सकते हो, पर डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती है। तो सॉरी स्टूडेंट, ट्रांसमिटेबल या नॉन ट्रांसमिटेबल, तो ट्रांसमिटेबल बोलो, इन्फेक्शियस बोलो, नॉन इन्फेक्शियस बोलो, तो ब्रॉड टर्म में डिजीजेस क्या है? दो तरीके की होती हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। तो इन्फेक्शन का मतलब क्या है? चेंजेस क्रिएट बाय पैथोजन या पैरासाइट। ठीक है, अब डिजीजेस क्या है? उस बेसिस पे दो तरीके की हैं। इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस का मतलब क्या है? देखो आपकी बुक में क्या दे रखा है इन्फेक्शियस की डेफिनेशन? इन्फेक्शियस की नहीं दे रखी, आपकी बुक में कम्युनिकेबल की दे रखी है, तो आप बुक को मत देखो, इधर ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दो। इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस मतलब, इन्फेक्शियस का मतलब है इन्फेक्ट होना, नॉन इन्फेक्शियस का मतलब नहीं होता इन्फेक्ट होना।
चाहे इन्फेक्शियस डिजीज हो या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हो, पर्टिकुलर जो होस्ट की बॉडी होती है जिसमें वेरी फर्स्ट टाइम पैथोजन एंटर करके डिजीज कर रहा है, वो होस्ट की बॉडी तो हमेशा इन्फेक्ट होती है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, वेरी फर्स्ट टाइम सॉरी होस्ट इज इन्फेक्टेड। ठीक है, और नॉन इन्फेक्शियस में क्या है, उसमें भी वेरी फर्स्ट टाइम होस्ट इन्फेक्ट होगा। तो यही की ये लाइन में रिपीट कर रही हूं। अब इन्फेक्शियस के कॉन्सेप्ट में क्या आ रहा है, शुड आई रब दिस पोर्शन स्टूडेंट्स? इन्फेक्शियस के कॉन्सेप्ट में आपके आते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीजेस का मतलब क्या होता है, डिजीजेस ट्रांसमिटेड फ्रॉम ओरिजिनल होस्ट, जिसको वेरी फर्स्ट टाइम डिजीज हुई है, टू अदर होस्ट ऑल्सो। ठीक है, जैसे एड्स, एड्स से कम्युनिकेबल डिजीज है। एड्स क्या है, बहुत मोड ऑफ ट्रांसमिशन को फॉलो करके एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बड़ी इजीली जा सकती है। कैंसर है, कैंसर एक अगर होस्ट को हो गया तो दूसरे में नहीं जाता। तो एक तरीके से नॉन इन्फेक्शियस कैन बी कंसिडर्ड इट एज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ऑल्सो। कम्युनिकेबल मतलब जो कम्युनिकेट कर सकती है, जो एक से दूसरे में स्प्रेड हो सकती है। ठीक है, तो स्प्रेड बाय एनी रूट, किसी भी रूट को फॉलो करके आपकी जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो ट्रांसफर हो सकती है। नॉन इन्फेक्शियस का मतलब क्या है, नॉन इन्फेक्शियस को अगर आप नॉन कम्युनिकेबल तरीके से देखो तो नॉट ट्रांसमिटेबल फ्रॉम ओरिजिनल होस्ट टू अदर वंस, ऐसे लिखो। मतलब किसी भी डिजीज को पहला एक स्टेबल होस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक वो एक होस्ट में स्टेबिलिटी नहीं दिखाएगी या एक होस्ट के अंदर नहीं रहेगी, या तो वो दूसरों में जा सकती है या वो दूसरों में नहीं जा सकती है। तो इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, नॉन इन्फेक्शियस के लिए दे रखा है डिजीज विच नॉट गेट ट्रांसमिटेड, तो उसकी कैटेगरी में कौन से आ जाते हैं, नॉन कम्युनिकेबल। जैसे अस्थमा हो गया, डायबिटीज हो गई, कैंसर, ये पर्टिकुलर एक अगर पर्सन को आए तो इंडिविजुअल के ही होगा, वो दूसरों में ट्रांसमिट नहीं होगा। तो जैसे इसके एग्जाम्पल में आप लिख लो एड्स, ठीक है, और इसके एग्जाम्पल में आप लिख लो डायबिटीज। इसके कैटेगरी में आपके क्या आते हैं, नॉन कम्युनिकेबल। अब एक कॉन्सेप्ट आता है वेक्टर का। वेक्टर का मतलब क्या होता है, एनी एजेंट विच एक्चुअली इंजेक्टिंग पैरासाइट इन आवर बॉडी। जैसे मॉस्किटो, सबसे बड़ा वेक्टर कौन सा होता है, मॉस्किटो। जैसे मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम नाम का पैथोजन है, मॉस्किटो ने आपको बाइट किया, प्लाज्मोडियम को बॉडी में छोड़ दिया, हो गया आपको मलेरिया। तो वो जो चीज आपकी बॉडी में एंटर कर गई है, वो इटसेल्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से एंटर कर गई है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर। तो शुड आई रब दिस? वेक्टर में क्या बोलेंगे, एजेंट जो लिविंग होगा, एक्चुअली इंजेक्टिंग पैरासाइट इन आवर बॉडी। एग्जाम्पल में मॉस्किटो। ठीक है,
जैसे कोई कंटेमिनेटेड फूड है, उसमें बैक्टीरिया है, आपने उस फूड को नहीं खाया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डिजीज नहीं हुई, लेकिन उस कंटेमिनेटेड फूड पर आपकी कोई मॉस्किटो बैठा है, उस मॉस्किटो के अंदर वो बैक्टीरिया चला गया और उसने आपको काट लिया, तो कितना इनडायरेक्टली वे से वो बैक्टीरिया इन द फॉर्म ऑफ पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर कर गया। यू हैवंट ईट दैट फूड, बट उस फूड पे बैठे हुए मॉस्किटो ने आपको बाइट किया है, तो वो एक तरीके से क्या कहलाएगा, आपका वेक्टर कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोग जो डिजीजेस देखने वाले हो इस चैप्टर में वो कौन सी हैं, जैसे आपकी लिस्ट दे रखी है, हम लोग देखेंगे नहीं, जैसे इसमें दे रखा है आपका टाइफॉइड हो गया, निमोनिया हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, मलेरिया हो गया है, अमीबियासिस हो गया है, एस्केरियासिस हो गया, एलिफेंटियासिस, रिंगवॉर्म। उसके बाद ये तो क्या है, छोटी छोटी डिजीजेस हैं, इनको मेनली हम कोशिश करते हैं कि चार्ट फॉर्म में पड़ेगी, डिजीज का नाम, किस पैथोजन से हो रहा है, पैथोजन किस तरीके से एंट्री करवा रहा है, क्या सिम्टम्स आएंगे, और जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट करके ट्रीटमेंट करेगा। ये 5 पॉइंट्स आपको हर डिजीज में याद रखने हैं, इजी वे में रहेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कभी कभार तो आप देखना 2 डिजीज के सिम्टम्स भी एक हो जाएंगे, वॉमिटिंग, सोर थ्रोट, स्टमक पेन, तो उसको पहचानने के लिए, डिजीज को सही तरीके से जानने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग दो ब्रॉडर डिजीजेस पढ़ेंगे, बड़ी वाली, एड्स, कैंसर और ड्रग्स का मिसयूज। जैसे ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स जनरली मेडिसिन बनाने के लिए काम आती हैं, जो कि हमारे ट्रीटमेंट करवाने में काम आती हैं, क्योर करती हैं डिजीजेस को। लेकिन अगर उसी ही ड्रग का आप अब्यूज करो या अल्कोहल पीकर आप उसे अब्यूज कर दो तो भी आपको डिजीज है। एक्सेसिव इंटेक ऑफ अल्कोहल कैन कॉज डिजीज। और ड्रग्स को अगर आप मेडिकेशंस के फॉर्म में ना लेकर, डॉक्टर से ना पूछ के खुद ही ड्रग्स को अनवांटेड तरीके से यूज कर रहे हो तो भी ड्रग्स आपके लिए क्या हो जाएंगी, डेंजरस हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर मैं यहीं ओवर करती हूं। जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो डायरेक्ट डिजीजेस को उठाएंगे, जैसे टाइफाइड हो गया, निमोनिया। टाइफाइड में क्या देखने भाई, टाइफाइड नाम है, किस पैथोजन की वजह से हो रहा है, वो पैथोजन क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई, और अगर बैक्टीरिया है तो नाम क्या है, किस एंट्री से घुस रहा है, वो कंटेमिनेटेड फूड से घुसा, इनहेलेशन से घुसा, उसका ट्रैक्ट क्या है। जनरली अगर आप खुद एक सिनेरियो से दिमाग लगाओ, अगर आपने कंटेमिनेटेड फूड खाया है तो फूड मुंह से जाएगा, तो जनरली फूड की एंट्री कहां से होगी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। तो उस पैथोजन का टारगेट लोकेशंस कौन से होंगे, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। अगर आपने इनहेलेशन से वो डिजीज ली है तो आपका जो हिटिंग ऑर्गन होगा वो क्या होंगे, नॉस्ट्रिल्स, लंग्स। ठीक है, तो ये क्या है, आप थोड़ा सा दिमाग में क्लियर लेके चलोगे तो आपको हर चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज एक्चुअली क्लियरिंग ऑफ योर लॉजिक्स। ठीक है, तो बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।